उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का परीक्षा फल आया और इसमें कालीन नगरी भदोही के भी कई युवाओं ने सफलता प्राप्त करी और इसी क्रम में भदोही जनपद के कोरोना क्षेत्र के खेमापुर निवासी एक युवा ने भी सफलता प्राप्त करी और उस युवा ने जो यह सफलता प्राप्त करी, वास्तव में पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में गर्व की बात है। पूरे परिवार में, परिजनों में, शुभचिंतकों में गर्व की बात है। लोग उनको बधाई, शुभकामनाएं दे रहे हैं और सच में इस तरह के जो जनपद के लाल हैं, जनपद के हीरे हैं, उनका सम्मान करना तो सबका फर्ज बनता है। और इसी क्रम में यहाँ सुशील पांडे जी का लोगों ने स्वागत भी किया और सम्मान भी किया और इस पर सुशील पांडे से खास बातचीत हुई। आप भी सुनिए, देखिए क्या कहा सुशील ने। कालीन नगरी तो इसे अपने कालीन के लिए जाना जाता है। पूरे विश्व में कालीन की बात होती है और वास्तव में लोग कालीन को लेकर के तरह तरह की बातें करते हैं और बेशक कालीन इसमें एक अपने चरम जगह पे है। चाहे अगर बात की जाए यहाँ इसमें भदोही की कालीन, चाहे संसद भवन की बात की जाए, चाहे इसमें श्री राम जन्मभूमि में जो उसका प्रयोग किया गया वो हो, तो कालीन नगरी, हम अगर कालीन की बात हट के करें तो यहाँ पर सीता समाहित स्थल भी है जो वास्तव में अपनी एक नई पहचान गढ़ता है। पूरे विश्व में लोग सीता समाहित स्थल को जानते हैं और मात्र सीता समाहित स्थल से मात्र कुछ कदम की दूरी पर ही एक गांव पड़ता है जिसको खेमापुर नाम से जाना जाता है। और खेमापुर में ही आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और खेमापुर में एक ऐसे शख्स से आज हम मुलाकात करने वाले हैं जो वास्तव में अभी तक तो हालांकि पर्दे के पीछे थे, लेकिन अब एक ऐसी अपने को स्थापित कर ली है, एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिए है कि वास्तव में जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। और वास्तव में इस तरह की युवा समाज के उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो सच में कुछ नया करना चाह रहे हैं। तो आज हमारे साथ खेमापुर के श्री सुशील पांडे जी हैं जिनका पीसीएस 2023 के रूप में इनका चयन हुआ है। वे सब रजिस्ट्रार के पद पर चयनित हुए हैं। पांडे जी, आपको सफलता की बहुत बहुत बधाई। और यह बताएं कि वास्तव में यह जो आपका क्रम चला, तो आपकी हालांकि जो प्रारंभिक शिक्षा हुई यहीं धनतुलसी में स्थित जो यहाँ पे श्री नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहीं से आपने प्रारंभिक शिक्षा करी है। और फिर आपका कैसे मन बना कि हम सिविल सेवा में जाएंगे और देश या समाज की सेवा करेंगे? जी पांडे जी। पिताजी मेरे पत्रकार रहे हैं, तो पत्रकारिता के दौरान विभिन्न सिविल सेवकों के साथ उनका उठना बैठना था, संपर्क था, अच्छे संबंध भी रहे। पूर्व डीआईजी अजय मोहन शर्मा जी उनके काफ़ी नज़दीकी थे, तो मेरा भी आना जाना था। उनको देख कर अनुकरण की प्रक्रिया में मुझे मेरे मन में आया कि मैं भी सिविल सेवा के प्रति। तो कहते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश होता है और जो शहरी परिवेश होता है, इसको लोग कुछ अलग अलग आज भी निगाहें बनी हुई हैं कि लोग उसको अंतर में देखते हैं कि नहीं, जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं वो ज़्यादा तेज कभी माने जाते हैं या उनका मीडियम कुछ अलग होता है तो वो ज़्यादा चतुर माने जाते हैं, और जो ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं उनको थोड़ा लोग कम आंकते हैं। तो क्या इस पर आपका क्या राय है? इसमें मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहूँगा कि प्रतिभा परिवेश की मोहताज नहीं होती और प्रतिभा दो तरह की होती है, एक जन्मजात होती है, एक अर्जित की जा सकती है। और अर्जित करने के लिए प्रतिभा को मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और मेहनत का कोई स्थान पर नहीं है। तो इन्होंने साफ साफ बता दिया कि नहीं, कोई शॉर्टकट है ही नहीं, आपको लेबर करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के सफलता की कल्पना करना केवल और केवल बेईमानी है। तो इन्होंने एक बड़ा संदेश उन लोगों को दिया कि वास्तव में जो लोग सोचते हैं कि नहीं हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कमजोर स्थिति से हैं, तो सच में क्या पांडे जी, क्या स्थितियां भी इसके आड़े आती हैं? क्या संघर्ष है? निसंदेह एक लंबी प्रक्रिया है, एक सांप सीढ़ी का गेम है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, फिर साक्षात्कार, फिर अंतिम सूची में नाम आना, तो एक लंबी प्रक्रिया है। एक परीक्षा एक वर्ष में होती है, एक लंबा संघर्ष है, एक लंबी कहानी है। तो पेशेंस बहुत आवश्यक है इसमें। जैसे आप कभी कुछ परीक्षाओं में आप कभी नहीं सफल हुए, फिर इसमें आपको सफलता मिली, तो इसके पहले जो परीक्षाएं रही आपका किस तरह का मैंने सोच रही, क्या आपने सोचा? मैंने इसके पहले एक दो परीक्षाएं दी थी, फिर मैंने मन बना लिया कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज जाना है, तो मैंने एक ही रास्ता चुना और एक ही रास्ते पे चला। और उसके बाद मैंने 4 मेंस लिखे, मेरा दूसरा साक्षात्कार रहा और अंतिम रूप से मैं चयन हुआ। आपका सिविल में हो भी गया है, लेकिन यहाँ पे इसके पहले अगर आपका जो एजुकेशनल डिटेल वो देखा जाए बैकग्राउंड, तो उसमें आपका बीसीए भी है, हिंदी साहित्य से भी आप रहे हैं और खुद आपने एलएलबी भी किया हुआ है। तमाम चीज़ें हैं जो कहीं इसको नैरेट कम कर पा रही हैं, तो कैसे ये हो पाया? नैरेट करने का तात्पर्य है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो समस्या, मूलभूत समस्या होती है कि
लड़का अगर बड़ा हो जाए, ग्रेजुएशन कर लिया है, तो धनोपार्जन का साधन क्या हो सकता है? ऐसी कौन सी डिग्री या कोर्सेज हैं प्रोफेशनल जो वो करे और धनोपार्जन कर लेगा? तो BCA मैंने किया क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स था और मुझे जॉब ऑफर भी आया, लेकिन मैंने इसको किया नहीं। और चूँकि मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है थोड़ा बहुत लॉ की जानकारी होनी चाहिए इस परिवेश में, तो लॉ करने का मेरा वो माध्यम रहा है। हिंदी साहित्य मेरा शुरू से रुझान रहा है साहित्य के प्रति जो है, चूँकि पिताजी पत्रकार भी थे, हिंदी दैनिक समाचार पत्र में थे, उनके भी लेख, उनकी कविताएं आती रहती थी, तो मेरे प्रारंभिक गुरु वो ही थे। इसी तरह इनका शुरू से हिंदी साहित्य में काफ़ी इंटरेस्ट रहा, काफ़ी रुझान रहा, और इन्होंने इसलिए इसको चुना। और एक चीज़ और जानकारी मिली कि शायद ये आपके विषय में भी रहा, जो कॉम्पिटिटिव विषय, इसमें वैकल्पिक विषय में भी। UPSC मुख्य परीक्षा दे रहा था, जब भी मैं मुख्य परीक्षा दिया हूँ तो हिंदी साहित्य से ही दिया था। तो मुझे लगा कि मैं अगर इसमें विशेषज्ञता हासिल कर लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं इस सब विषय के साथ और अपने साथ न्याय कर पाऊंगा। जी, तो पंडित जी से एक चीज़ और आती है कि कुछ लोग कहते हैं जो परीक्षा का होता है माध्यम हिंदी माध्यम, कुछ लोग इंग्लिश माध्यम कहते हैं, तो क्या आपको लगता है क्या कि इंग्लिश माध्यम के बच्चे ज़्यादा सफल होते हैं? मेरा मानना है कि शुरुआत में इंग्लिश माध्यम के लड़कों के पास डायरेक्शन अच्छा होता है, उनके अंदर भटकाव की कमी है, उन्हें संसाधन अधिक उपलब्ध कराए जाते हैं। बाकी माध्यम कहीं रोड़ा नहीं है। मैं डुओ हूँ, मैं दोनों भाषा में लिख सकता हूँ, दोनों भाषा में बोल सकता हूँ, फिर भी मैंने हिंदी को चुना क्योंकि हिंदी में से मेरी आत्मीयता भी थी और मैं अपने आप को अच्छे से व्यक्त कर पाता था। तो माध्यम रोड़ा, देखिए थोड़ा बहुत तो इंग्लिश कहीं ना कहीं आज भी कॉलोनियल माइंडसेट है। अगर हम भी आपके साथ साक्षात्कार में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें तो कहीं ना कहीं माइंड में आ ही जाता है कि थोड़ा सा प्रतिभा का एक स्तर, लेकिन भाषा किसी प्रतिभा को थोड़ी निर्धारित कर पाती। भाषा तो एक माध्यम है अपने विचार को व्यक्त करने का। तो मुझे नहीं लगता जो बच्चा जिस भाषा में अपने आप को व्यक्त कर पा रहा है उस भाषा में तैयारी करे और मेहनत करे, भटकाव से बचे, सफलता मिले। ये तो बात कुछ आपने मैसेज दिया, लेकिन जैसे भी भाषा पर हमारा एक सवाल रुका हुआ था, जैसे क्या है कि भाषा में आज जिस तरह देखा जा रहा है कि शुरू से लेकर के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इंग्लिश मीडियम में धकेलते हैं कि हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, और बच्चा BSc इंटर तक तो कर लेता है किसी तरह, लेकिन जब BSc में जाता है तो उसका टोटल सब्जेक्ट आज इंग्लिश में हो जाता है। और शायद जो आज हम देख पाते हैं कि ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राजील या अन्य जो पश्चिम देश हैं वो अब कुछ न कुछ बढ़िया इन्वेंशन करते हैं, और जबकि भारत के बच्चे उनकी अपेक्षा करते हैं बेशक, लेकिन उनकी अपेक्षा कम कर पाते हैं। तो क्या कहीं भाषा का वजह बन पा रहा है कि हमारी भाषा में पढ़ाई न होने की वजह से हम थोड़ा पीछे हैं? भाषा कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मैं पूर्णता तो नहीं कहूँगा, लेकिन अंग्रेजी बढ़त बना लेती है क्योंकि वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। हिंदी एक देश तक सीमित है, अब ज़्यादातर है और देशों में से फिजी वगैरह कंट्री हो गए, श्रीलंका हो गया, फिजी हो गया, कई सारे देशों में है, लेकिन अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज होने के नाते बढ़त बना लेती है। यदि जो हमारा पढ़ाई का माध्यम है इंग्लिश है, बहुत जगहों पे इंग्लिश है, यदि उसको इंग्लिश ना करके हिंदी या लोकल जो स्टेट की भाषा है उसको कर करके किया जाए तो क्या और प्रमोट हो सकता है क्या हमारा प्रतिभा? नहीं, इसमें भारत सरकार की तरफ से एक त्रिभाषा सूत्र आया है, उसको कहीं ना कहीं लागू करने की ज़रूरत है। इसमें एक ग्लोबल लैंग्वेज होगा, एक नेशनल लैंग्वेज होगा और एक रीजनल लैंग्वेज होगा, तो उसको अपनाने की आवश्यकता है। बाकी हिंदी को बढ़ाने के लिए तो पहले ज़रूरत है समाज में मानसिकता के परिवर्तन की। अगर हम किसी के प्रति अपना संज्ञान व्यक्त करते हैं या फिर हम उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, कुछ भी, जैसे कोई भी माध्यम विचार व्यक्ति का, तो सर्वप्रथम अगर हम प्राथमिकता हिंदी को देते हैं तो हिंदी अपने आप आगे जाएगी। क्योंकि हम परिवर्तन हमको अगर करना है तो शुरुआत हम ही से करनी होगी। तो उसमें मुझे लगता है कि भाषा को बहुत ज़्यादा अंग्रेजी और हिंदी के जोड़ तोड़ से बचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी तैयारी को देना। भाषा का हमको कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, ठीक है, जहाँ भी पढ़े हम अगर मेहनत करेंगे, अपनी प्रतिभा को निखारेंगे तो बेशक हम चाहे जहाँ भी रहेंगे सफल होंगे। तो पंडित जी, उन युवाओं के लिए क्या संदेश होगा जो सोचते हैं कि नहीं हमारी स्थिति कमजोर है, हमको सही गाइडलाइन नहीं मिल पा रहा है और हम ये चीज़ें करके नहीं सफल हो पा रहे हैं, कुछ ऐसा कोई ट्रिक, कोई उपाय बताएं जिससे कि युवा जो आपको देख रहे हैं वो भी कुछ इंस्पायर हो, कुछ बेहतर कर पाए? जी, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है अपना लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य में भटकाव बहुत से आएंगे। सर्वप्रथम तो समाज से ही भटकाव उत्पन्न होगा,
आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। पहले ही वो आपके लक्ष्य को दरकिनार करते हुए आपको हतोत्साहित करेंगे कि ये आपकी बस की बात नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले ऐसे लोगों से, ऐसी विचारधारा वाले लोगों से दूर रहें और अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दें। अपने आप को कम नहीं आंकें। आपको महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए और हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गए माननीय कलाम जी। उनसे पढ़िए, उनकी जीवनी से सीखिए कि उन्होंने जो भी स्थान समाज में प्राप्त किया है, उन्होंने कई असफलताओं के बाद इसे प्राप्त किया है। तो असफलता तो एक पड़ाव है, असफलता से डरना नहीं है। सफलता एक न एक दिन मिलेगी। मेहनत और लगन से आप सच्ची निष्ठा के साथ कार्य करते रहिए और सबसे बड़ी बात, अपनी मेहनत और अपने परिवार, अपने माता पिता के प्रति ईमानदार रहिए। क्या कि एक हमको स्लोगन याद आ रहा है कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, गुले गुलजार होता है दाना खाक में मिलकर। बेशक इन्होंने ये चीज़ बहुत ही दमदारी से बताया कि वास्तव में हम खुद एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। उन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया, कुछ महापुरुषों का। हम उनको पढ़ेंगे, उनके समय की स्थितियों को जानेंगे तो बेशक हमारे मन में ऊर्जा मिलेगी और हम बढ़िया कर पाएंगे। पंडित जी, एक अंतिम सवाल और उन युवाओं के लिए जो क्षेत्र के लोग हैं या जो आपको देख रहे हैं उनके लिए कि आखिर वो जैसे अगर उनके मन में निगेटिविटी आ ही गई है तो फिर किस तरह कुछ शॉर्ट में बताएं कि जिससे को उसको भी पॉजिटिविटी में चेंज कर पाए जी। चूँकि प्रक्रिया लंबी है और सफ़र जब लंबा होता है तो नकारात्मकता आ जाती है, परिणाम अपेक्षित ना हो। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले आंतरिक ऊर्जा को जगाएं। आंतरिक ऊर्जा आपके घर में ही मिल जाएगी। आपके माता पिता हैं, आप उनको देखें कि वो आपको किस रूप में देखना चाहते हैं और आपको वो आलंबन प्रदान होगा। आप जो है मजबूती के साथ खड़े हो पाएंगे। और आजकल सरकार द्वारा जो है चलाया भी जा रहा है योजनाएं, योग वगैरह करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, फिट रखिए, चुस्त रखिए। और निगेटिविटी से मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, क्राउड से हटकर चलें, भीड़ से दूरी बनाए रखें। आपको ईश्वर ने अगर यहाँ भेजा है तो प्रकृति ने कुछ ना कुछ आपके लिए निर्धारित किया है और आपकी प्रतिभा के साथ न्याय किया ही होगा। अन्याय नहीं करता। ईश्वर हमेशा किसी को कुछ ना कुछ विशेष देता है। उस विशेषता को पहचानें और उसको अपना हथियार बनाकर तैयारी करें। हमारे साथ तो जैसे पांडे जी थे जिन्होंने बेबाक राय रखी और इन्होंने किस तरह लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इन्होंने बहुत ही अच्छी लोगों को प्रेरणादायक चीज़ें बताई। पांडे जी, आप हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।